हाय एवरीवन, वेलकम टू डीयू की पढ़ाई प्लेटफॉर्म। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच द लेक्चर्स टिल द एंड। तो इस वीडियो में हम जो आपका जीई का सब्जेक्ट है आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, इसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। और पहला चैप्टर जो है वो कौटिल्य के सिद्धांतों से संबंधित है। यानी उन्होंने जो धर्म और दंड का कॉन्सेप्ट दिया है अर्थशास्त्र के अंदर, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कौटिल्य का जो लाइफ इंट्रो है और उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा उसके बारे में जानेंगे। देन वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एंड दंडा एज ही हैज़ डिस्क्राइब्ड। देन सप्तांग थ्योरी की हम बात करेंगे जो कि कौटिल्य ने दी थी। उसके बाद पीवाईक्यूज़ को भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज़ जो है टॉपिक वाइज़ भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर आप इस कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौटिल्य का थोड़ा-सा लाइफ इंट्रो जान लेते हैं। हालाँकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौटिल्य का जो लाइफ इंट्रो है उसको डिस्क्राइब करो, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आएँगे धर्म और दंड से संबंधित, उसमें आपको थोड़ा-सा इंट्रो चाणक्य के बारे में देना है। ठीक है? तो कौटिल्य को हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर रहे हैं भारतीय इतिहास के अंदर। इन्हें एक ब्रिलियंट स्कॉलर, एक स्ट्रैटेजिस्ट और ये बहुत ही महान पॉलिटिकल रियलिस्ट माना जाता है। लगभग 350 बीसीई के करीब इनका जन्म हुआ था एंड ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड एज़ द चीफ एडवाइज़र टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस टाइम पे एक बहुत ही करप्ट डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी, और उसके किंग थे दानानंद। वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके थे, तो उनका जो रूल था वो कंप्लीटली इनकी डायनेस्टी को ही उखाड़ के फेंकने का काम, उसकी पूरी प्लानिंग इन्होंने ही की थी। और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूल है, मौर्यन एम्पायर का जो रूल है, वो एस्टेब्लिश करने में इन्हीं का अहम योगदान था। इनकी जो फिलॉसफीज़ हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ हैं, वो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड होती हैं। जो भी ये पावर, गवर्नेंस और ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के बातें करते हैं, एकदम प्रैग्मैटिक एंड प्रैक्टिकल बातें होती हैं। अर्थशास्त्र जो है वो इनका सबसे महानतम लिखा गया ग्रंथ है। और गवर्नमेंटल अफेयर्स को लेकर के जो एक बेसिकली फ़िलॉसफ़ीज़ होती हैं, उसको इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये जो किताब है ये लगभग 15 भागों में ये किताब है। अर्थशास्त्र जो है ये कंप्लीटली इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ 15 बुक्स। इसमें 6000 सूत्र लगभग शामिल किए गए हैं, 150 के करीब चैप्टर्स हैं और 180 सेक्शंस हैं इसके अंदर। अगर आप इसका सीरियलाइज़ेशन करने बैठेंगे तो लगभग 15 किताबें इसके अंदर जो है निकल कर के आएँगी अर्थशास्त्र के अंदर। जिसमें से जो पहली किताब है वो फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को लेकर के है। उसके बाद फिर इसी तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो सेकंड बुक के अंदर आती है। चौथी, 5वीं किताब लॉ के ऊपर है। 6th, 7th, 8th जो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। डिफेंस, वॉर और वॉरफेयर के ऊपर एक पूरी उन्होंने 4-5 किताबें ही लिख डाली हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में इन्होंने पूरा जो है पॉलिटी और गवर्नेंस को लेकर के बातें लिखी हैं। युद्ध कैसे लड़ना है राजा को, इकोनॉमिक्स कैसे मेंटेन करनी है, गवर्नेंस कैसे चलाना है, सब पर पूरा एकदम इन डेप्थ पर्सपेक्टिव है इनका। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ये इंट्रो था। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है धर्म और दंड का, उसके बारे में बात करते हैं। सो एज़ आई हैव सेड कि टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि धर्म के सिग्निफिकेंस के बारे में बताओ। धर्म क्या था कौटिल्य के अनुसार, उनके व्यूज़ का रेफरेंस देते हुए आपको बताना है। तो धर्म के बारे में हम समझते हैं चलिए। अर्थशास्त्र में धर्म को जो है कौटिल्य ने डिस्क्राइब किया है। कौटिल्य का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है धर्म का। यानी जैसे हम वैदिक धर्म को देखते हैं कि जो है साधु संत लोग बताते हैं कि हवन करो और भागवत बाँच दो और कथा सुन लो या फिर 4 लोटा जल चढ़ा दो। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है कौटिल्य का। वो रिचुअलिस्टिक और थियोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशंस हैं वैदिक टेक्स्ट के अंदर, इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। एक शब्द में अगर आपको बताऊँ तो कौटिल्य के अनुसार धर्म का मतलब होता है नियम। यानी हर व्यक्ति को नियम से चलना है, रूल्स को फॉलो करना है, ताकि सोसाइटी में मोरल और सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, पीसफुल सिचुएशन सोसाइटी में बनी रहे और न्यायपूर्ण तरीके से सबका काम हो और लोगों का वेलफेयर हो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली धर्म इज़। वो खुद लिखते हुए बताते हैं कि धर्म इज़ दैट व्हिच सस्टेन्स द वर्ल्ड। ये पूरा संसार ही जो है वो नियम पे चल रहा है। जैसे पृथ्वी का अपना नियम है गुरुत्वाकर्षण का, इसी तरीके से चिड़िया अपने नियम से चलती है, उसका नियम है कि वो उड़ेगी, वो उड़ती है। बाघ का अपना नियम है शिकार करने का, हाथी का अपना नियम है, ठीक है? इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो है अपना नियम है। या वो उसको भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं,
तभी ये सोसाइटी जो है उसमें हार्मनी मेंटेन रह पाती है। दैट्स व्हाई ही हैज़ रिटन कि धर्म इज़ दैट व्हिच सस्टेन्स द वर्ल्ड। सूर्य का अपना नियम है, अगर वो कल प्रकाश देना बंद कर देगा तो वो ये जो पूरी पृथ्वी है तबाह हो जाएगी, है ना? तो सब कुछ नियम से चल रहा है इस ब्रह्मांड में, तो इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि धर्म जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। इट वेरीज़ बेस्ड अपॉन द रोल्स इट वेरीज़ बेस्ड अपॉन द वन्स रोल इन सोसाइटी एंड स्टेज ऑफ लाइफ। आप किस स्तर पे हैं जीवन के, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उसके अनुसार जो है आपका जो धर्म है वो तय होगा। आपका धर्म जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये होने में नहीं है। आपकी सिचुएशन क्या है ये तय करेगी कि आपका धर्म क्या होगा। जैसे राजा का जो धर्म है वो ये होगा कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और न्याय को जो है मेंटेन करके रखे, जस्टिस मेंटेन करके रखे। एक व्यापारी का धर्म होगा कि वो अच्छे से व्यापार करे, बेईमानी ना करे, टैक्सेस टाइम पे भरे। एक सोल्जर का धर्म होगा कि वो स्टेट की रक्षा करे, आगे रहे, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। एक स्टूडेंट का धर्म होगा कि वो पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले लेक्चर खोल के ना बैठे, है ना? तो इसीलिए चाणक्य ने दंड की भी व्यवस्था की है, क्योंकि लोग रूल्स को मानते नहीं हैं। ख़ैर चाणक्य का जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि ही एक्नॉलेजेस दैट व्हाट इज़ राइट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। जो भी परिस्थिति में आप हैं, जो भी आपकी सोसाइटी में पोजीशन है, उसके अनुसार जो सही चीज़ आपको करनी है, वही आपके लिए धर्म है, वही आपके लिए जो नियम है, वही आपको फ़ॉलो करना है। दैट इज़ व्हाट धर्म इज़। नाउ आगे वो डिस्क्राइब करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर कि स्टेट की ऑरिजिन कैसे हुई, यानी ये जो पूरा आज हम सिस्टम देखते हैं कि जो है राज्य की व्यवस्था होती है, सरकार चलती है, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसका हिस्ट्री क्या रहा है? स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अस्तित्व में आता है? तो वो लिखते हुए बताते हैं कि कौटिल्य टेल्स दैट ह्यूमन सोसाइटी इनिशियली लिव्ड इन द स्टेट ऑफ एनार्की, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस वेयर द स्ट्रॉन्ग एक्सप्लॉइटेड द वीक। यानी शुरुआत में जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे एकदम सेल्फिशनेस वाली सिचुएशन थी। समाज में जो एक सद्भावना होती है वो बिल्कुल नहीं थी। लोग स्वार्थी थे, लालची थे और एकदम डिस्टर्ब सोसाइटी हुआ करती थी उस वक़्त। तो ऐसी सिचुएशन में क्या था कि जो पावरफुल लोग होते थे, वो कमज़ोर लोगों को शोषण करते थे, उनका उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। और उन्होंने इस कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया है जो है मत्स्य न्याय। यानी जैसे समंदर में एक नियम होता है या जो पानी में मछलियाँ होती हैं, रिवर में फिशेज़ होती हैं, उनका एक नियम होता है कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरीके से जो सोसाइटी में पावरफुल पीपल होते हैं वो वीक पीपल को एक्सप्लॉइट करने के काम करते हैं। तो ऐसी कुछ सोसाइटी उस वक़्त हुआ करती थी शुरुआत में। तो अब इस चीज़ों को बचने के लिए ये जो केओस था सोसाइटी में, इसको हटाने के लिए लोगों ने अपना एक राजा चुना। और वो जो पहले किंग थे वो थे मनु, ठीक है? मनु को जो है राजा इस तरीके से चुना जाता है ताकि वो सोसाइटी को एक उसमें ऑर्डर मेंटेन कर सकें, ताकि सोसाइटी ठीक तरीके से चल सके। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई कि ये धर्म और दंड को अपहोल्ड करेंगे। धर्म का पालन करवाएँगे, यानी लोगों से नियम का पालन करवाएँगे और जो नहीं पालन करेगा उनको दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है अस्तित्व में आता है और मनु को पहला किंग चुना जाता है। चाणक्य ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद धर्म इन स्टेटक्राफ्ट, यानी राज्य में धर्म की क्या भूमिका होगी और राज्य के क्या-क्या फंक्शंस होंगे स्टेट के अंदर। तो कौटिल्य आर्ग्यूज़ दैट द स्टेट एक्सिस्ट टू अपहोल्ड धर्म, यानी राज्य का मुख्य काम ही है कि वो धर्म का पालन करवाएगा। विदाउट इट सोसाइटी डिसेंड इनटू क्योस। अगर धर्म नहीं होगा यानी नियम से नहीं चलेंगे तो सोसाइटी में एनार्की फैल जाएगी, अराजकता हो जाएगी। सो द किंग इज़ द कस्टोडियन ऑफ धर्म, धर्म का जो संरक्षक है वो राजा होगा। एंड द किंग्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी टू अपहोल्ड द धर्मा। और किंग का जो प्राइमरी धर्म होगा, राजा का धर्म ये होगा कि वो रक्षा और पालन करेगा। रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल और पालन यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो दिस आर द टू मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंग। या फिर और आसान भाषा में कहे तो किंग का जो धर्म है वो लोगों की रक्षा करना है और लोगों को उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। तो राज्य की व्यवस्था में धर्म का ये योगदान है। And king must ensure that all citizens, regardless of the caste or class, adhere to laws that preserve order। और किंग जो है इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि बिना जाति नस्ल के भेद के
हर व्यक्ति नियम का फॉलो करे, नियमों से चले। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेट, राज्य के क्या जो है फंक्शंस होते हैं, राज्य के क्या-क्या काम होते हैं। राज्य का मतलब यहाँ आप ये मत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, ये नहीं समझना है। राज्य का यहाँ बेसिकली आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मतलब है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है, सरकार का क्या काम है ना? तो the function of a state according to Kautilya were not merely the maintenance of peace and order or protection of the people, but to enable the individual to attain the highest self development with the help of state. अब स्टेट का क्या क्या फंक्शन है? पहला, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों की सुरक्षा करनी है ताकि वो ठीक तरीके से रह सके, कोई फॉरेन जो है व्यक्ति आकर के उनको शोषण ना करे, अटैक ना कर दे जो है राज्य के ऊपर। इसके लिए किंग को और राज्य को ये पूरी व्यवस्था रखनी है कि लोगों का प्रोटेक्शन हो। दूसरा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है स्टेट का वो है टू अपहोल्ड द सोशल ऑर्डर, समाज में एकदम व्यवस्था बना करके रखनी है। सो द सेकंड फंक्शन ऑफ द स्टेट इज वाज द प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा ऑन द लैंड विद इन द स्पेयर ऑफ विच बोथ द स्टेट एंड द सोसाइटी मूव्ड। तो कौटिल्य के अनुसार जो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने सब्जेक्ट्स यानी जो प्रजा है उसको उनके लिए जस्टिस जो है न्याय को मेंटेन रखना है। जो अगर गलत करता है उसके लिए दंड की व्यवस्था हो, और जो जिसका नियम है, जो जिसका धर्म होना चाहिए, जो तय किया गया है, वो उसके अनुसार काम करेगा। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट, यानी अपहोल्डिंग सोशल ऑर्डर। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रमोशन ऑफ द पीपल्स वेलफेयर। तो जो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिखते हुए अर्थशास्त्र के अंदर बताते हैं कि किंग की जो खुशी है वो इसमें नहीं है कि वो किस चीज़ में खुश हो रहा है, यानी राजा डिसीजन इस बात पे नहीं लेगा कि अगर कोई चीज़ वो सोच रहा है कि ये मेरे अनुसार अच्छी है तो ये चीज़ अच्छी होगी। डिसीजन लिया जाएगा पीपल के आधार पर, लोगों के आधार पर। सो whatever pleased him was not considered as good, but whatever pleased his subject was considered as good for him। जो लोगों को अच्छा लगेगा वो निर्णय लिया जाएगा, लोगों के हित में निर्णय होगा। राजा को क्या अच्छा लगता है ये नहीं ध्यान देना है। सो द डिसीजन ऑफ द किंग शुड डिपेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। ठीक है। ये तीन मुख्य जो है काम है एक राज्य के या सरकार के या राजा के। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है दंड। दंड का क्या इंपॉर्टेंस है और कौटिल्य का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ, ये सारे क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं, पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं। तो दंड का कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस इस पे हम बात करेंगे। तो अब देखो, धर्म का मतलब है कि नियम से चलना है सबको, लेकिन इंसान के अंदर जो है 250 ग्राम की जो खोपड़ी फिट है वो कभी नियम से चलना नहीं चाहती। ना कभी इंसान का दिमाग कहता है कि हम पढ़ेंगे। इवन कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ मूतना मना है तो लोग वहीं पे मूत के उसको मिटा देते हैं, है ना? तो कौटिल्य को ये बात थी पता। तो अब उन्होंने साफ-साफ जो है कहा कि दंड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब तक पिछवाड़े पे 4 ठू सोंटा नहीं पड़ेगा तब तक लोग जो है धर्म को मानने के लिए तैयार होंगे नहीं। तो इसीलिए उन्होंने दंड का कॉन्सेप्ट दिया। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दंडा इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो न्याय हो सोसाइटी में इसलिए दंड जो है जरूरी है, एंड ही डिस्क्राइब्स दंडा एज द सूल ऑफ द स्टेट, ये राज्य की आत्मा है। सो दंड का मतलब है पनिशमेंट। इट सिंबलाइजेस द स्टेट्स अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉज एंड मेंटेन ऑर्डर। और दंड के जरिए ही लॉज को जो है स्टेट की जो अथॉरिटी है वो इन्फोर्स करेंगी और समाज में एक व्यवस्था इसी के जरिए बनाई जाएगी। तो कौटिल्य जो है कहते हैं कि धर्म अलोन गवर्न्स ऑल बीइंग्स, होल्ड देम टुगेदर एंड प्रोटेक्ट्स देम। और धर्म का जो है दंड की जो अवधारणा है वो एक व्यक्तियों के अंदर एक डर का माहौल भी पैदा करती है। इसीलिए उस डर से हर व्यक्ति जो है अपने आप ही धर्म का पालन करने लगता है। इसीलिए दंड जो है ज़रूरी है। नाउ दंड is not arbitrary, it is calibrated response to wrongdoing which ensures that individuals adhere to their स्वधर्म। तो अगर आप गलत करेंगे तो दंड आपको दिया जाएगा। यानी स्वधर्म यानी अगर जो आपकी ड्यूटी है उसको आपको पालन करना है, पालन कीजिए, दंड नहीं मिलेगा। स्वधर्म अगर आप अपनी ड्यूटी से हट करके सोसाइटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो दंड आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है। अगर दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो सोसाइटी में जो मतस्य न्याय का कॉन्सेप्ट अभी उन्होंने ऊपर डिस्क्राइब किया था
लॉ ऑफ फिश, जहाँ पे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरीके से सोसाइटी में एनार्की फैल जाएगी और जो पावरफुल पीपल हैं वो फिर वीक पीपल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी दंड ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ भी ऐसा हो तो वहाँ पे पनिशमेंट की व्यवस्था की जा सके। सो द किंग इज़ द सोल अथॉरिटी टू एनफोर्स दंड नीति। जो दंड के नियम हैं वो उसको जो है एनफोर्स करने का काम किंग का है, और राजा ही ये तय करेगा कि किसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन किस बात पे तय करेगा, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ इट? ही मस्ट जज ऑन बेस्ड ऑन द एविडेंस नॉट इमोशंस। भावना में आके उसको दंड नहीं देना है, एविडेंस बैक्ड डिसीजंस। नाउ पनिशमेंट शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। अब जो दंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो दो पर्पस है, यानी एक तो प्रिवेंटिव और दूसरा कोअर्सिव। प्रिवेंटिव का मतलब है कि एक तो सोसाइटी में जो है डर का माहौल पैदा हो जाएगा और लोग दंड के डर के वजह से गलत काम करने से बचेंगे। So the first objective is to deter wrongdoing through the fear of punishment, and second is to reform offenders and restore social harmony. Corrective यानी लोगों को दंड देने के बाद जब उनको दंड मिलेगा तो वो दोबारा से वो काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? और जो सोसाइटी में उनकी योगदान था उसका दोबारा से वो पालन करेंगे। सो वो रिफ़ॉर्म उनके अंदर आएगा, कुछ बदलाव उनके अंदर आएँगे। तो ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं दंड के, एक तो लोगों को सुधारा जाए और दूसरा उनके अंदर डर का भी माहौल हो। अब चाणक्य का जो पर्सपेक्टिव है उसमें हमें एक जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि इक्वालिटी नहीं है। उनका जो दंड का प्रिंसिपल है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। ही बिलीव दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दंड शुड बी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तो इन दिस रिगार्ड, कीपिंग इन माइंड द वीक कंडीशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे हैव अरेंज्ड फॉर रिलेटिवली लेस दंड। तो वुमेन की कंडीशन और चिल्ड्रंस की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे जो वुमेन्स और चिल्ड्रन की फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो कम होती हैं, उनकी शारीरिक बनावट थोड़ी पुरुषों से कमज़ोर होती है, इसलिए उनके लिए थोड़ी कम दंड की व्यवस्था की है। चाणक्य ने कम दंड के प्रावधान किए हैं पुरुषों की तुलना में। इसी तरीके से वर्ण सिस्टम के आधार पे भी उन्होंने दंड देने की बात कही है। यानी जो अपर क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा कम दंड मिलना चाहिए, लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा उनका जो पर्सपेक्टिव है वो वर्ण सिस्टम के आधार पर भी देखने को मिलता है। So Kautilya is of the view that danda should be conducive to the crime, and it should be given with the proper knowledge of the gender and stage and circumstances of the crime। 3 तरह के दंडों की उन्होंने बात की है। पहला फिजिकल दंडा, यानी शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ना दी जाए, और दूसरा इकोनॉमिक दंडा, यानी आर्थिक रूप से उनके ऊपर जो है कर वगैरह लगा दिए जाएँ कि भैया चलो जो है 500-600 रुपया जमा कर दो लाके, तुमने ये काम किया है। तो उस वक़्त लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, तो उनके ऊपर बहुत भारी जुर्माना वगैरह लगाया जाता था। इसी तरीके से तीसरा जो प्रावधान है वो प्रिज़न का है, यानी जेल में डाल दो। अब जो फिज़िकल डंडा है, फिज़िकल डंडा के अंदर वो बताते हैं कि उल्टा लटका दो लोगों को, या जो है उनके ऊपर कोड़े मारे जाएँ, ऐसी सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। अपर क्लास जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ख़ासकर उन्होंने कहा कि उनके सर पे एक क्रिमिनल मार्क लगा दिया जाना चाहिए और उल्टा लटका दिया जाना चाहिए, हाथ बाँध करके, हैंगिंग अपसाइड डाउन। क्रिमिनल मार्क यानी जो बोलते हैं ना कि माथे पे कलंक का निशान हो गया, वो वाला लगा के और सोसाइटी में घुमाओ। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू इंश्योर दैट नो डेथ पेनल्टी फॉर सीरियस क्राइम्स, और सीरियस क्राइम्स के लिए भी उन्होंने ऐसा इंश्योर किया है कि जो है मृत्यु दंड ना दिया जाए, कुछ हार्श पनिशमेंट, दूसरी पनिशमेंट दे दी जाए। मृत्यु दंड जो है अवॉइड करते हैं चाणक्य। मॉनेटरी दंड यानी इकोनॉमिक दंड की बात की जाए तो उसमें 3 कैटेगरीज़ डिस्क्राइब की हैं, यानी जुर्माना वगैरह लगाने को लेकर के। एक तो वो बताते हैं कि प्रथम साहस दंड, यानी पहला फर्स्ट अमर्समेंट, अगर पहली बार साहस करता है, छोटे लेवल का क्राइम है, तो उसमें 48 से 96 पड़ाज़, पड़ाज़ यानी इसको हिंदी में पण बोलते थे उस वक़्त, यानी पंच मार्क कॉइन्स लाके लोगों को जमा करनी होती थी। सो दिस वाज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ मॉनेटरी फाइन, जिसमें 48 टू 96 पनाज़ लाके लोगों को जमा करनी होती थी। नेक्स्ट सेकंड वाज़ द मिडल अमर्समेंट, यानी मध्यम साहस दंड। इसमें 200 से 250 पनाज़ जमा करने होते थे, और सबसे उच्चतम जो दंड होता था यानी उत्तम साहस दंड, इसमें 500 से 1000 पनाज़ जो है लोगों को जुर्माना भरना पड़ता था पंच मार्क कॉइन्स के रूप में। तो इस तरीके से चाणक्य ने जो है दंड की व्यवस्था की है।
और कौटिल्य जो है इस बात को लेकर के भी वार्निंग देते हैं कि दंड जो है ज़्यादा उसका मिसयूज़ नहीं करना है किंग को। अगर ऐसा करता है तो इसकी वजह से सोसाइटी जो है उनके खिलाफ रेबेलियन कर सकती है, विद्रोह कर सकती है। अ किंग हू पनिशेस अनफेयरली मे हैव टू फेस रेबेलियन। ठीक है? तो दंड का जो है एक ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया जाए और जो व्यक्ति जिसने क्राइम किया है उसकी कंडीशन सारी चीज़ों को समझ करके बेस्ड ऑन द एविडेंस किंग को दंड देना चाहिए। तो ये थी चाणक्य की दंड और धर्म की थ्योरी। सप्तांग थ्योरी जो है 7 लिम्ब्स, जैसे बॉडी के अंदर कई सारे अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, आँख, दाँत, कान, सबका अपना-अपना काम होता है ना? 7 लिम्ब्स। इसी तरीके से 7 जो लिम्ब्स, अलग-अलग लिम्ब्स डिस्क्राइब किए हैं चाणक्य ने। एक जैसे बॉडी को फंक्शन करने के लिए अलग-अलग अंगों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से वो कहते हैं कि एक कंप्लीट स्टेट यानी राज्य को फंक्शन करने के लिए, कंट्री या गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए 7 मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनका जो है ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। उसको उन्होंने एकदम पूरा डिस्क्राइब करके बताया है। अब वो 7 अंक कौन-कौन से हैं? सप्तांग थ्योरी के अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं। पहला स्वामी, यानी राज्य का जो राजा होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसको इंश्योर करना उसका काम है। दूसरा अमात्यास होंगे, यानी राज्य में अमात्यास होंगे। अमात्यास का मतलब है मिनिस्टर्स, जो किंग को एडवाइस करेंगे और लॉयल रहेंगे हमेशा राज्य के प्रति। तीसरा जनपदा, यानी टेरिटरी। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जन यानी लोग हमेशा जो है राजा के प्रति वफ़ादार रहने चाहिए और जो है अपनी टेरिटरी के प्रति वफ़ादार रहने चाहिए, और किंग को ये इंश्योर करना है कि उसकी टेरिटरी एकदम प्रोटेक्टेड रहे। और चौथा उन्होंने दुर्ग की बात की है, यानी कुछ प्रोटेक्टेड साइट्स होनी चाहिए, यानी किले होने चाहिए, जहाँ पे अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किंग को जाके छुपना पड़ता है, तो वो जाकर के दुर्ग में छुप सकता है, किलों में। और किलों की जो पोजीशन होनी चाहिए वो स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, वहाँ पे मिलिट्री जो है हाईली मोबिलाइज्ड होनी चाहिए। कभी ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि जो है दुश्मन देश ने अटैक कर दिया, तो इन फोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने दुर्ग की बात करी है। पाँचवा जो चीज़ है, उन्होंने कोष की बात करी है, यानी ट्रेज़री मेंटेन करनी है राज्य को चलाने के लिए। अ राज्य का खजाना जो है भरा हुआ होना चाहिए, ताकि राज्य ठीक तरीके से फंक्शन कर सके। टैक्सेस प्रॉपर लगाए जाने चाहिए। छठवां उन्होंने दंड की बात की है। यहाँ पे दंड का मतलब जो है वो वाला दंड नहीं है जो भी आपने ऊपर पढ़ा है। यहाँ दंड का मतलब है आर्मी से, रॉयल स्केप्टर्स। एक कंट्री को या राज्य को अपनी आर्मी पूरी तरीके से मेंटेन करनी है, और कंट्री ये ध्यान में रखेगी, राजा ये ध्यान में रखेगा कि सोल्जर्स की जो फैमिलीज़ हैं, उनका भी पूरा ख़्याल रखा जाए, ताकि सोल्जर्स जाके लड़ाई लड़ सकें। नेक्स्ट लास्ट वन, यानी 7वां जो अंग है वो है मित्र, यानी एलाइज़। राजा को अपने रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करके रखने हैं आस-पड़ोस के राज्यों से, ताकि कभी भी अगर आक्रमण होता है या कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके मित्र एलाइज़ तुरंत आके काम आ सकें। तो इस तरीके से 7 अंगों को डिस्क्राइब किया है। स्टडी मटेरियल में आपको और डेप्थ में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से वो एस्पियोनेज सिस्टम की भी बात करते हैं, यानी जासूस वगैरह लगाने चाहिए। उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारे एस्पियोनेजेस के बारे में लिखा है, स्पाई एजेंट्स के बारे में भी लिखा है। यू विल फाइंड देम इन स्टडी मटेरियल्स, वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू इट। नाउ वी विल कम टू सॉल्व पीवाईक्यूज। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डू यू एग्री विद कौटिल्याज आइडियाज ऑन द मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट, या फिर क्रिटिकली एनालाइज करने का जब भी क्वेश्चन आएगा तब आप 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने हैं और उसके स्ट्रेंथ में भी पॉइंट लिखने हैं, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें बतानी है। और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, यानी उसका मतलब है कि आज के टाइम पे उसकी क्या वैलिडिटी है, उसका क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। तो स्टेटक्राफ्ट होता है, स्टेटक्राफ्ट का मतलब है कि आर्ट ऑफ रनिंग द स्टेट, राज्य को चलाने की कला, ठीक है? तो इसमें आपकी गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, मिलिट्री मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एथिकल डिसीजंस, सारी चीज़ें जो है ये स्टेट का ही पार्ट है। सो स्टेटक्राफ्ट इज़ द आर्ट ऑफ रनिंग, सिक्योरिंग एंड एनहांसिंग द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। So according to Kautilya, the main objective of statecraft is to ensure the safety and welfare of its subjects. यानी स्टेटक्राफ्ट राज्य का जो मेन जो चीज़ है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला सेफ्टी ऑफ द पीपल, दूसरा वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है? तो आप यहाँ पे आंसर लिखते हुए बिल्कुल कंप्लीटली एग्री कर सकते हैं इनके आइडियाज़ से।
पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट एंड पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, दोनों चीज़ें आपको डालनी है। एग्रीमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो धर्म की उन्होंने व्याख्या की है वो बिल्कुल जायज़ है। द हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट। राजा वही निर्णय लेगा जो प्रजा को खुश रखे, ना कि राजा को खुश रखे। एंड दिस इज़ रेलिवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑल्सो, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस बात को प्रेफरेंस देते हैं कि पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा हो। बैलेंस पनिशमेंट की जो बात है चाणक्य की, उसको भी आप एग्री कर सकते हैं। देन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उन्होंने बात करी है कि किंग को अपनी डिज़ायर्स और इमोशंस पे कंट्रोल रखने हैं। महल में 50 रानियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना? और ना लोगों का वेलफेयर करने में ध्यान नहीं होगा किंग का। So Chanakya also made it clear that the king should control his desires and emotions and take decision in the interest of the state. So this is an excellent example of political morality. कुछ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट भी आपको डालने हैं क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर, कि जैसे चाणक्य ने अनएथिकल मीन्स को भी सपोर्ट करने की बात की है। जैसे कभी स्पाई वगैरह करनी पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जासूस लगा दो दूसरे राज्य को अगर हड़पना है तो। झूठ बोल के उनके राजा के बारे में कुछ उल्टा-सीधा फैला दो और लोगों में अनार्की फैल जाए और पूरा स्टेट का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर राजा को ही टपका दो अगर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में ये चीज़ ज़रूरी है तो। कभी अगर युद्ध होता है तो एनिमी के मिनिस्टर्स को खरीद लो। ये सारी जो चीज़ें हैं चाणक्य जो है डिस्क्राइब करते हैं। ये थोड़ा-सा अनएथिकल और क्वेश्चनेबल चीज़ें जब हम डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो। ख़ैर कहने की बातें होती हैं, हर कंट्री का आज के टाइम पे आप देखेंगे सबके अपने जासूस लगे हुए होते हैं और हर कंट्री जो है अपने दुश्मन देश को मिटाने की ही कोशिश करती है। कोई डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स ये सब कहने के ही मसले होते हैं, हालाँकि आंसर लिखना है तो फ़ॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हैं, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर उनका पर्सपेक्टिव है। जो उन्होंने अपने पीनल कोड्स, पीनल लॉ बनाए हैं, उसके अंदर वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है। लाइट पनिशमेंट है, ब्राह्मण के लिए हल्की जो है पनिशमेंट की बात है, शूद्रों के लिए जो है ज़्यादा पनिशमेंट की बात करते हैं। लेकिन मॉडर्न प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे हमें इक्वालिटी चाहिए। अभी ये जो काम है उस टाइम की सोसाइटी के लिए ये जो है था। अब के टाइम पे हमें इक्वालिटी की ज़रूरत है, तो कास्ट सिस्टम पे उनका पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हैं। थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पावर, यानी मोरालिटी को स्टेट पे रख के कुछ भी करना चाहिए, ऐसा चाणक्य का मानना है। एनी स्टेप फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट्स जस्टिफाइड इवन इफ इट पुट्स मोरालिटी ऑन स्टेक, यानी राज्य के वेलफेयर में उठाया गया कोई भी कदम जायज़ है, ऐसा चाणक्य का मानना है। अगर नैतिकता को भी दांव पे लगाना पड़े तो लगा देना चाहिए। इन टुडेज एज दिस अप्रोच इग्नोर्स ह्यूमन वैल्यूज सच एज फ्रीडम एंड प्राइवेसी। खैर ये चीज़ें लिखने की हैं, होती यही है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पावर यही होता है। किसी भी कंट्री को अपना प्रोटेक्शन चाहिए तो सारी चीज़ों को दाँव पे लगा देना होता है। कुछ एथिक्स मोरालिटी कोई फॉलो करने वाला नहीं है, ठीक है? धड़ाम-धड़ाम बम गिर रहे होते हैं और दूसरे कंट्री के कोई ह्यूमन राइट्स का कोई ध्यान नहीं रखता। पर लिखने के लिए ये सारी बातें आप लिखेंगे क्योंकि टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाई डिड कौटिल्य असाइन्स दंडा ए स्पेशल पोजीशन इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट? तो वही मैंने आपको बताया कि जब तक सोटे नहीं पड़ेंगे तब तक लोग धर्म का यानी नियम का पालन नहीं करेंगे। सो मैन इज बेसिकली सेल्फिश एंड ड्रिवन बाय डिजायर्स, विदाउट डिसिप्लिन ही मे बिकम एनार्किक। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सो कौटिल्या's अर्थशास्त्र प्रेजेंट अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ द सिस्टमिक स्टेट सिस्टम। तो आदमी जो है उसके ग्रीडीनेस होती है, उसके अंदर सेल्फिशनेस होती है, उसके डिज़ायर्स होते हैं, डिज़ायर के अनुसार वो काम करना चाहता है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा यानी दंड का प्रावधान नहीं होगा तो वो फिर अपने अनुसार काम करने लग जाएगा। इसीलिए फिर धर्म यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। That is why the punishment system is important. You can read the answer from the PDF. You can download it from the link in description. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नोट्स डाउनलोड करके एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.